नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं जनहित। आज जनहित में बात करेंगे जल बचाओ भविष्य को रोशन बनाओ। सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यह बड़ी योजना अब जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ती दिख रही है। मथुरा से लेकर लखीमपुर खीरी और प्रदेश के तमाम जिलों में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में जो सिस्टम लगाए गए थे वह या तो टूटे पड़े हैं, बंद हैं या लगे ही नहीं। हालत यह है कि मथुरा के डीएम ऑफिस, तहसील और सीएमओ ऑफिस जैसे अहम भवनों में ये सिस्टम चालू तक नहीं है या फिर कागजों तक सीमित है। राज्य सरकार की मंशा थी कि बारिश का पानी बर्बाद ना होकर भूजल में पहुंचे, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि नालियों में बहता पानी और अफसरों की चुप्पी ही इस सिस्टम की असली तस्वीर है। लखीमपुर खीरी में 457 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगाए गए सिस्टम में कई जगह पाइप टूटे मिले और सिस्टम अधूरा पड़ा मिला। सीडीओ ने भले ही मरम्मत की निर्देश दिए हों, लेकिन सवाल यह है कि जब 3 साल तक सिस्टम की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर के पास होती है तो मरम्मत के लिए शिकायत का इंतजार क्यों? सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मथुरा में वीडियो मनीष मीणा खुद जिस राजीव भवन में बैठते हैं वहां पर हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू नहीं है। ऐसे में जवाब जिम्मेदारों की कुर्सी के नीचे सिस्टम फेल हो चुका है तो पूरे जिले की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो क्या सरकार की जल संरक्षण योजना सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है? और क्या इन अफसरों की जवाबदेही तय होगी या करोड़ों का पानी यूं ही बहता रहेगा? और सबसे पहले बात करेंगे मथुरा जनपद की, जहां करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अधिकांश सरकारी दफ्तरों में या तो लगे ही नहीं या जहां लगे हैं वो बंद पड़े। हालत इतनी चिंताजनक है कि डीएम ऑफिस, तहसील, सीएमओ कार्यालय और वीडियो कार्यालय से लेकर अन्य प्रमुख दलों माफ करेगा दफ्तरों में कोई भी सिस्टम चालू हालत में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश थे कि प्रत्येक सरकारी भवन पर जल संरक्षण के लिए रूफटॉप रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएं, लेकिन मथुरा में जिम्मेदार अफसरों ने इस योजना को केवल कागजों तक सीमित रखा है। जहां सिस्टम लगे भी हैं वहां बारिश का पानी सीधा नालियों में बह रहा है। वीडियो मनीष मीणा जो खुद राजीव भवन में बैठते हैं उस भवन में भी हार्वेस्टिंग सिस्टम चालू नहीं है। ऐसे में जब खुद जिम्मेदार की कुर्सी के नीचे ये योजना दम तोड़ रही हो तो बाकी का हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो योजना आई थी वह मथुरा में कितने सरकारी भवनों पर बनाया गया है? जो शासन की मंशा है उसके अनुसार जल संरक्षण पर जनपद मथुरा में वृहद रूप से कार्य किया जा रहा है। और कैच द रेन अभियान के अंतर्गत सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है वहाँ स्थापित कराई जाए। अगर यदि उनके पास कोई मद है जिसमें पैसा उससे कराया जाए, अन्यथा विभाग से डिमांड कर तो जैसे जैसे विभाग से धनराशि प्राप्त हो रही है उस तरीके से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी ग्राम पंचायतों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग 3 से 4 सरकारी बिल्डिंग आइडेंटिफाई करें जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई जा सके। वो स्कूल हो सकता है, आंगनबाड़ी हो सकता है, पंचायत घर हो सकता है। तो संदेश यही है और उद्देश्य भी यही है कि जल संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि मथुरा जैसे जिले जहाँ पे पानी का समस्या है, जनरली खारा पानी है, तो वहाँ पे जल संचय हो तो कुछ यहाँ की जनता को लाभ मिले। सर, जैसे कि आपने कोई विशेष विभाग को इससे पहले कोई जिम्मेदारी दी गई है किस संबंध में? इसी में संबंध में सर? अभी तो पता है आपको, सभी डिपार्टमेंट्स को दिया गया है। बाकी इसको ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट होता है, उनके साथ और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ हम पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की 4 वर्ष पहले एक योजना लागू हुई थी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो कि शहर के जिले के जितने भी सरकारी भवनों हैं उनमें जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना था वह अभी तक कहीं नहीं बनाया गया है। इस समय हम राजीव भवन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बरसात का पानी है वह नालियों में बहता है। सरकार की जो योजना है थी उस पर कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है, सरकार के जो आदेश हैं उसके अवहेलना करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। हमारे साथ जो कुछ लोग हैं मौजूद, जिनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। सरकार की 4 साल पहले एक योजना आई थी वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की थी, जिसके लिए ये था कि ये जो बरसाती पानी है
ये कम से कम भूगर्भ में चला जाए, जिससे कि जल स्तर ऊंचा हो सके। और मथुरा के 5 करीब मैं समझता हूँ ब्लॉक ऐसे हैं जो कि डार्क जोन में आ चुके हैं, जहां पानी बहुत गहरा नीचे जा चुका है। तो बरसात के पानी को सहेजने के लिए सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई थी, और इस योजना का दारोमदार था लघु सिंचाई विभाग के ऊपर। और लघु सिंचाई विभाग में दुर्भाग्य से बीते समय में एक ऐसा एक्सीएन एक ऐसा एई यहाँ पे भेज दिया गया जो कि सिविल इंजीनियर था ही नहीं। तो उसकी वजह से बीते 2-2.5 साल में उसके द्वारा जहाँ भी इस तरीके के कार्य किए गए हैं, तो उनमें लीपापोती ही की गई है। जिस तरीके से पूरे सिस्टम के साथ इसमें गहरे में बोरवेल किया जाता है और बाहर टंकी वगैरह बनाई जाती हैं, उस तरीके से कहीं भी कार्य नहीं किया गया है। और जनपद के तो किसी भी भवन में, चाहे वो डीएम कार्यालय हो, चाहे मुख्य विकास अधिकारी का राजीव भवन हो, या कोई भी भवन हो सरकारी, जनपद स्तर पर किसी भी सरकारी भवन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। और जहां भी किया गया लीपापोती की गई है। हमारे साथ तो और भी लोग हैं, इनसे पूछें क्या नाम है आपका? अनूप सारस्वत। 4 साल पहले एक योजना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बनाई गई थी, लेकिन अभी तक जो सरकारी भवन है कहीं भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था जो सिंचाई लघु सिंचाई विभाग का जो काम है उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक नहीं किया है। निश्चित रूप से ऐसे अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये बड़े बड़े, चाहे मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय हो, चाहे और भी कार्यालय, सरकारी दफ्तर जितने भी हैं, वहाँ नहीं हो पा रहा है, तो आम जनता के बीच तो बड़ा गलत मैसेज जा रहा है इसके। सरकार की जो योजना है वह धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार जो जिस तरीके से सरकार योजना बनाती है उसका कहीं भी किसी भी प्रकार से वह धरातल पर दिखाई नहीं देती है। जो जिले के आला अधिकारी हैं कहीं न कहीं इसमें लिप्त पाए जाते हैं। वह लगातार, जैसे सीडीओ हो या किसी अधिकारी की बात करें, समय समय पर यहाँ पे इसका निरीक्षण न करना, वह एक अधिकारियों की बहुत ही बड़ी लापरवाही है, जिस वजह से जो अधिकारी हैं वह कागजों में कहानीपूर्ति कर देते हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। मैं अपने सहयोगी साथ सुशील चौधरी, के न्यूज में। प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर चलाई जा रही रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग योजना धरातल पर लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च कर स्कूल, कॉलेज और सरकारी इमारतों में जल संचयन के लिए सिस्टम लगाया गया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यह प्रणाली अब निष्क्रिय है और जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। शासन की मंशा थी कि हर इमारत की छत से बरसात का पानी एकत्र होकर भूजल स्तर को बढ़ाया जाएगा, लेकिन लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगाए गए कई सिस्टम टूटे पड़े हैं या देखरेख के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। नियम के अनुसार सिस्टम की देखरेख जिम्मेदार 3 वर्षों तक कार्यदायी संस्था की होती है, लेकिन उन्हें तभी मरम्मत करानी होती है जब सूचना दी जाए, और यह सबसे बड़ी खामी बन चुकी है। सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल स्तर बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे कि जल सीधा जमीन में जाकर जल स्तर बढ़ सके एवं जल संरक्षण हो सके। इसके लिए यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में भी यह रूफ हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया, जो 2023 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगाया गया था। लेकिन अब हमने जब यहाँ देखा तो हम आपको बता दें कि जो पाइप यहाँ लगाए गए हैं वह खुले पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो पाइप है वो खुला है। इस पाइप से कैसे वाटर नीचे आएगा और जो रूफ टावर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हैं इनसे कैसे जल संरक्षण किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल। यह राजकीय इंटर कॉलेज की दूसरी बिल्डिंग है जहां रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। अब आप इधर भी देखिए, यहाँ भी वही हाल है कि यहाँ पाइप तो लगाए गए हैं लेकिन वह खुले पड़े हैं। आप देखिए कि यह किस तरह खुला है। अब इस पाइप में कैसे पानी जमीन के अंदर जाएगा और जल स्तर बढ़ पाएगा, जबकि गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग जागरूक नहीं हैं। और जो सिस्टम 2023 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा लगाया गया उसकी भी देख रेख और मरम्मत नहीं की जा रही है, जबकि बरसात आने का समय है, उसके बावजूद भी यहाँ ये हालात दिखाई दे रहे हैं। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। भूगर्भ जल स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए थे। वहीं अब लखीमपुर की व्यवस्था जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, बीएसए कार्यालय सहित 457 आंगनवाड़ी केंद्रों में भी की गई। मकसद था कि बारिश के पानी को बोरवेल के जरिए धरती
के अंदर पहुंचाना। हालांकि जमीनी पड़ताल में सामने आया कि कई जगहों पर ड्रेनेज पाइप टूटी हुई है और सिस्टम अधूरा पड़ा है। जबकि के न्यूज़ की टीम ने इस विषय में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई वहां बारिश से पहले मरम्मत का कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैं बता दूं कि एक अभी हमने अभियान चलाया था और उस अभियान के अंतर्गत पूरे जनपद में लखीमपुर खीरी में 454 आंगनबाड़ी सेंटरों पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पूरे सिस्टम इंस्टॉल किए हैं और ये पूरे काम हमने 1 महीने के अंतर्गत ही कंप्लीट कर लिया। और हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव था कि मानसून से पहले इस काम को कंप्लीट कर लिया जाए ताकि मानसून में जो पानी आते हैं, जो रेन वाटर आते हैं, वो फ्रेश वाटर होते हैं और उसको हम ग्राउंड वाटर के रिचार्ज में उसको यूज कर सकें। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुल 12 यूनिट लगाए गए। जहां हम खड़े हैं ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है और यहाँ हम दिखाना चाहते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि यहाँ भी एक यूनिट लगी हुई है और यहाँ पे जल संचय किया जाता है। जो छत का जो पानी है वो पाइपों के माध्यम से इसी टैंक में आता है जिससे ज़मीन का जल स्तर जो है कम ना हो। वहीं बात की जाए तो लखीमपुर खीरी के विकास भवन, खंड शिक्षा अधिकारी या खंड विकास अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे कि जो ज़मीनी जल स्तर है वो कम ना पड़े। मगर वहीं जब हमने विकास भवन की स्थिति देखी तो वहाँ की जो पाइप हैं वो लीक कर चुके हैं, वो पानी सीधे टैंक में नहीं पहुँच रहा है। हमने जब इस मामले में लघु सिंचाई अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि जो समस्याएं आती हैं या पाइप लीक होते हैं उनको हम बरसात से पहले मेंटेन करा लेंगे जिससे ये सुचारू रूप से टैंक चल सके और जल स्तर बढ़ सके। सबसे विशेष बात ये भी है क्योंकि अगर जल स्तर बढ़ेगा नहीं तो पानी, क्योंकि जल ही जीवन है, और अगर पानी की स्थिति अगर ये रहेगी और सरकारी अमला अगर अपने कानों पर जू नहीं रहेगा तो आखिर ये कहाँ से सही हो पाएगा। सबसे विशेष बात ये भी है क्योंकि जल स्तर घटता जा रहा है और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जबकि वो कागजों पर सिर्फ संचय वाटर चल रहा है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज़ के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव लखीमपुर से संवाददाता हैं, शैलेंद्र जैन ललितपुर से आपके लिए लखीमपुर से हैं और शैलेंद्र जैन ललितपुर से, सुशील चौधरी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीप्ति शर्मा जी हैं पर्यावरणविद हैं और प्रदीप सारंग जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सदस्य भूगर्भ जल संरक्षण कमेटी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो मैं दीप्ति शर्मा का ही रुख करूँगा। दीप्ति, अगर बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर भी बहुत मुहिमें चलती हैं, बहुत मुहिम चलती हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि आप भूजल को बढ़ाएं, लेकिन योजनाएं सिर्फ पेपर पे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पेड़ लगाए थे, उन पेड़ की स्थिति घूम के कोई नहीं देखता है। जब ये प्लांट लघु सिंचाई विभाग से लगाए गए होंगे तब इस पर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े कैप्शंस के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया होगा, बाकायदा उद्घाटन हुआ होगा, लोग देखने आए होंगे और उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया अनाथ की तरह। पानी है कहीं भी गिर जाए, यही सोच के सारी चीज़ें चल रही हैं। दीप्ति जी। जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और दर्शकों को भी मेरे प्यार भरी नमस्कार। जो भी आपने बातें कही वो 100% सही हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे के समय में, पीछे के युग से इस बात को शुरू करूंगी जहां हम हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जब हम देखते हैं सिविलाइजेशन किस प्रकार से कॉलोनीज बनी थी, उसमें भी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बहुत अच्छा एक वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर ड्रेनेज का सिस्टम हमारे पूर्वजों ने तब का बनाया हुआ है। और हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें बावड़ी, कुंड और यहाँ तक कि जो नागालैंड है, मेघालय है, वहाँ पर जो है वाटर इरिगेशन बांस की सहायता से, मतलब ये सब कुछ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उनका एक जीवन का लक्ष्य होता था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हम उनका प्रयोग कर रहे हैं हम उनका उपयोग तो करें, उनका दोहन और शोषण ना करें। इसी संदर्भ में आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि जल को जो है वो देवता माना जाता है। हमारे 5 प्रमुख जो तत्व हैं जीवन के लिए उसमें जल प्रमुख है। नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं।
सागर है उसको भी हम महापुरुष या पिता का दर्जा देते हैं। तो जब जल से संबंध जीवन का जुड़ गया है तो अपने आप में ही ये स्पष्ट है कि जल जीवन के लिए कितना आवश्यक है। कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। परंतु मैं सारा दोष सरकार को नहीं दूंगी। मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी कि किस तरह से ये आंकड़े सिर्फ कागजों में रह गए हैं। यहाँ पर मैं कहूंगी कि एक सामान्य जो नागरिक है भारतवर्ष का या विश्व के किसी भी कोने में रह रहा है, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक सांसारिक समस्या है कि सब जगह पानी का जो जल स्तर है, भूमिगत जल का, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हमारी भी तो कुछ जीवन प्रणाली, जीवन पद्धति ऐसी है, इस तरह की चीजों का उपयोग उपभोग करना जहाँ जल का भी दुरुपयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूंगी कि जैसे कोका कोला है या कोक है या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनता है या डेनिम है या कपड़ा उद्योग है या चमड़ा उद्योग है, इनको अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन बातों को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पानी का दुरुपयोग ना हो। अभी हाल फिलहाल में ही एक त्योहार होके निकला है बकरीद नाम का, उस पे भी मैंने मीडिया पे कुछ रिपोर्ट देखी कि किस प्रकार से जो अवशेष थे, रक्त था, वो सब नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी भी कोई उसका सलूशन नहीं निकाला गया। तो जब तक हम अपने आसपास जो भी भगवान ने हमें संसाधन दिए हैं उनका दुरुपयोग करते रहेंगे तो ये निश्चित ही है ना कि अपने किए गए कर्मों का भुगतान भी हमें स्वयं करना पड़ेगा। आज अगर देखा जाए तो कोई ये इनिशिएटिव नहीं लेता है। जैसे आपने बताया कि सरकारी आंकड़ों में पेड़ लग जाते हैं, फोटो खिंच जाती है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस उसको कवर कर लेते हैं। जब तक ये जो जल है, भूमि है, मृदा है, वृक्ष है, इनके लिए सामान्य नागरिक जागरूक नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक आप सरकार को भी कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। क्योंकि वो जो भी चीजें चल रही हैं सरकार के बही खाते में, जो चीजें सिर्फ कागज पे हैं, हकीकत में नहीं है, उसको भी करने में कमोबेश कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि सामान्य नागरिक का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो सबसे पहले तो जरूरत है अवेयरनेस की और ये सोचने की कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें बहुत कुछ दिया ना, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हम उनको दे रहे हैं जल संकट, हम उनको दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, हम उनको दे रहे हैं तरह तरह के चर्म रोग, हम उनको एक इस तरह का वातावरण दे रहे हैं जहां पर आगे उनके जीवन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो अगर हम सिर्फ अपनी संस्कृति ही की बात कर ले, पर्यावरण संरक्षण की, जल संरक्षण की, जीव संरक्षण की, मृदा संरक्षण की, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन और ये धरती अपने आप संरक्षित हो जाएगी। तो हम सभी जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा कहूंगी, लोग पानी यूज करते हैं पीने के लिए, नल खुला छोड़ देते हैं। उसके अलावा आप देखो कि पाइप लगाकर ऐसी ऐसी चीजों को भी धोने में लग जाते हैं, सड़कों की तराई करने में लग जाते हैं। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब खुद इस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ के कई गाँव में जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि हमारे गांव को कोई गोद ले ले या खरीद ले, और यहाँ की जमीन जो है वो नहीं बिक रही है। एक तरह से सारे कई कई एरिया ऐसे हैं जो बंजर हो चुके हैं। तो अभी भी अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं जागेंगे तो और दिक्कत होने वाली, आने वाले समय में और दिक्कत होगी। आप बनिए दीप्ति जी हमारे साथ शैलेंद्र जैन जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जैन, आपने 2 तस्वीरें दिखाई शैलेंद्र, एक ही बिल्डिंग की 2 तरफ की तस्वीर हो, साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो प्लांट लगाया गया था हार्वेस्टिंग के लिए वो सिर्फ लगा के छोड़ दिया गया। ना कार्यदायी संस्था से पूछा गया कि 3 साल तक क्या चला कि नहीं चला, ये उसके बाद तो आप छोड़ दीजिए, जब 3 साल नहीं पूछा, जब कार्यदायी संस्था के पास था तो उसके बाद अब कौन पूछेगा? शैलेंद्र जी, मैं बता दूं कि जो ललितपुर जनपद में रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगाए गए हैं उनकी देखरेख नहीं की गई, जबकि लघु सिंचाई विभाग के द्वारा ये लगाए गए थे। और ऐसा हमें मालूम हुआ कि जो 3 वर्ष तक इन्हीं लघु सिंचाई विभाग द्वारा इनकी मरम्मत मेंटेनेंस करना था, उसके बाद जिसके बिल्डिंग में लगा है ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब तक हम आम लोग जल संरक्षण के प्रति
जिम्मेदार नहीं होंगे तो फिर कैसे हम जल संरक्षण कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि कई जगह, जैसे कि अभी दीप्ति शर्मा ने भी बताया, कि जगह जगह पानी फैलता है, लेकिन हम लोग जब जिम्मेदार नहीं रहते हैं तो फिर पानी फैलता रहता है। कहीं टोटी नहीं लगी है कुछ, आज भी हर घर नल योजना की आप बात करें तो पाइप तो लगाए गए, लेकिन उनमें टोटी नहीं लगाई गई, तो कई जगह आप देखेंगे पानी ऐसे ही फैलता रहता है। जल संरक्षण की बात आती है, जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी घटिया रही कि वो सही तरह से नहीं लगे, या फिर वो खिंच गए, और उनको देख रेख करने वाला, जबकि वहां 24 घंटे लोग मौजूद रहते हैं, जिम्मेदार लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि इसको सूचना देकर इसको सही कराया जाए। और जबकि जो ठेकेदार है उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। आप देखेंगे कि जल संरक्षण की बात की जाती है, शासन से योजनाएं आती हैं, उसके बावजूद जब यहाँ आप देखेंगे तो योजनाएं धरातल पर पहुंचते पहुंचते अधूरी रह जाती हैं, या फिर उनको बना करने के बाद भी उन पर मेंटेनेंस नहीं किया जाता। रुपया खर्च कर दिया जाता, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा रुपया और मेंटेनेंस में भी खर्च होता रहे, ये जिम्मेदार किसी को जिम्मेदारी दे दी जाए, तो शायद इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी आती हैं योजनाएं, ऐसा ही होता है। आप देखें, जब हमें जल की संरक्षण की आवश्यकता पड़ी तो जनपद के जिलाधिकारियों ने जो पुरानी बावड़ी, कुएं वगैरह थे, जिनसे लोग पानी भी नहीं भरते थे, अब उन पर थोड़ा सा कार्य करना शुरू किया। बिल्कुल। उनका नदी है जो सूख चुकी थी, उनकी सिल्ट सफाई करके, उनका गहरीकरण मनरेगा योजना से करके उनमें पानी लाने का प्रयास किया गया। कुछ जगह हद तक फायदा भी हुआ है, लोगों को पानी आने लगा है, नदियां फिर से पुनर्जीवित हो गई हैं। तो आप अब देखेंगे कि शुरुआत हो रही है, लेकिन अब हर किसी को जिम्मेदारी होना चाहिए। आप देखते होंगे कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले छोटे बच्चों से, स्कूल के बच्चों को आगे करके जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि बड़े लोगों को भी, प्रत्येक प्रधान की भी जिम्मेदारी है, गांव प्रधान की है, स्कूल के प्रधानाचार्य की है, लोगों की है, हम आप लोग बिल्कुल, सबकी है, सभी की जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। हमारा अक्षय श्रीवास्तव भी हैं और उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जल बचाओ भविष्य को रोशन बनाओ, और इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ अक्षय श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। अक्षय, लखीमपुर की स्थिति भी वैसी है जैसे हर जगह, 457 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए गए थे, उन्हीं का हाल बता दीजिए। जी विशाल जी, मैं बता दूं, लखीमपुर खीरी में जो वर्षा जल संचय के लिए जो यूनिट लगाई गई थी, विकास भवन की बात की जाए, खंड शिक्षा अधिकारी की वहाँ ऑफिसों की बात की जाए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यालय, क्योंकि जो सीडीओ जहाँ बैठते हैं उन्होंने खुद बयान दिया है, उनके वहाँ खुद पाइप टूटा हुआ है। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कराएंगे। आखिर काम कब होगा? जल संचय, क्योंकि वाटर लेवल दिन पर दिन घटता जा रहा है, और जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ लखीमपुर खीरी में क्योंकि पानी की बहुत किल्लत होने लगी, वैसे भी लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र में आता था। अगर तालाबों की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में 1030 तालाब अभी खुद के नए बने हैं, जिसको इंडिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया है। लखीमपुर खीरी ने आज पर खिताब भी पाया है, लखीमपुर की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल भी पाई है। हमने जब स्लग सिंचाई अधिकारी से बात की, हमने कहा कि आखिर ये बरसात होने से पहले क्यों सही होते, तो मैं कहना है जी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कुछ जगह पर इधर शिकायतें मिल रही है तो कार्य किया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ब्लॉक पड़ता है पशगवा, लखीमपुर खीरी से 85 किलोमीटर दूर पड़ता है। पशगवा है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर में लगता है ब्लॉक, और वहाँ जो वहाँ जल संचय वाटर बना है वो सिर्फ बना रह गया, वहाँ गड्ढा नहीं खुदा है, पैसे भी निकल गए हैं। जब वहाँ के हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं लगाया गया। तो ये स्थिति है। हमारे साथ प्रदीप सारंग जी हैं, पूर्व सदस्य हैं भूगर्भ जल संरक्षण कमेटी के। अब आपने हम सबसे ज़्यादा करीब से ये काम देखा होगा, और बड़ा महत्वाकांक्षी योजनाओं में से गिनी भी गई थी कि हम जल संरक्षण को लेकर ऐसा काम करेंगे कि हमें भविष्य में दिक्कत ना हो। हम तुरंत के लिए काम नहीं कर रहे थे, भविष्य के लिए चिंतन था, लेकिन उस पूरे प्लांट का, उस पूरी योजना का ही भविष्य अंधकार में है अब तो। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। जी आ गई आवाज? जी आ गई।
विशाल जी, मैं बाराबंकी से हूँ और मैंने बहुत नजदीक से देखा, जैसे आपने कहा सही है। योजना को बनाया गया था कि जल जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है उसका दुरुपयोग न हो, उसका शोषण न हो। उपयोग तो करना ही है, क्योंकि उपयोग के लिए ही तो सब कुछ सिस्टम बना है। लेकिन आप देखें कि जैसा कि अभी पीलीभीत तो लखीमपुर और यहाँ से हम देख रहे थे, बहुत भयावह स्थिति है। सब गैर जिम्मेदार आंखें बंद किए हुए हैं। आम जनता के जागरूकता की बात दीप्ति जी कर रही थी। सरकार और आम जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, जिला प्रशासन और आम जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। जब तक ये गैप पूरा नहीं होगा तब तक योजना तो अच्छी बनी है, योजना की मंशा अच्छी है, योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। उसके दो ही कारण है कि मॉनिटरिंग सही से नहीं हो रही। बाराबंकी में यद्यपि अभी कोई स्पेशल चयनित जिला नहीं है, फिर भी यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी ने यहाँ जो मैरिज लॉन वाले हैं उनको सबको बुलाया और उनसे अपील की, समझाया, एक वर्कशॉप की। परिणाम रहा कि बाराबंकी में बहुत से जो मैरिज लॉन बने हुए हैं उन्होंने अपने पानी संरक्षण के लिए किसी ने 25,000 लीटर, किसी ने 15,000 लीटर, किसी ने 5,000 लीटर, इस तरह से टैंक बनवा लिए अंडरग्राउंड, और वो पानी उसमें वर्षा जल का संरक्षित कर लेते हैं। फिर उसी से साल भर वो जो रफ यूज है पानी का, सिंचाई है, हरियाली के लिए और तमाम इस तरह का यूज वो मोटर से निकाल के करते हैं। जिसमें बाराबंकी लकड़ा बाग मैरिज लॉन है, मोहम्मद सबा उसके हैं संचालक। मैंने उसको जाके देखा भी था उस कार्यकाल में कि तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, वो एक मॉड्यूल थे। लेकिन हुआ क्या, बाराबंकी में जैसे जमुरिया नाला बिल्कुल सूख रहा था, जिलाधिकारी ने, पूर्व जिलाधिकारी और मौजूदा इस समय जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाकर उस जमुरिया नाले की पूरी खुदाई कराई जीसीबी लगा के 4 किलोमीटर में। तो परिणाम हुआ कि अब वो नाला जो है नदी का रूप ले रहा है। प्रवाह तो बना है, तमाम अगल बगल का अवैध कब्जा था उसे हटाया गया। प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन सवाल आता है आम जनता कब जागरूक होगी। क्योंकि वर्षा जल संरक्षण के संदर्भ में या भूगर्भ जल संरक्षण के संदर्भ में एक फार्मूला आया कि गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में, खेत का पानी खेत में ही रह जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। खेत की मेड़बंदी कर लेनी है समय रहते, और मनरेगा में इसका प्राविधान है कि जो किसान चाहें तो मनरेगा में प्रस्ताव दे दें और सरकारी खर्चे से खेत की मेड़बंदी कराई जाएगी। इसी तरह से शहर का पानी शहर में रह जाए, इसी के लिए था कि ये टैंक बनवाए जाएं, वाटर टैंक बनवाया जाए। हार्वेस्टिंग का मतलब यही था, पानी कलेक्ट किया जाए, वर्षा जल बह के न जाए नालों में, नदियों में। गांव का पानी गांव में, तालाब बने थे, कुएं बने थे कि ताकि ये पानी तालाबों में संरक्षित हो जाए। लेकिन ये कहने में बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा, कुछ अच्छा हुआ, कहने सुनने तो देखने में बहुत अच्छा लगा। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब श्याम सलोनी जी का रुख करूंगा भाजपा से। जनता में जागरूक, हाँ, श्याम सलोनी जी हैं, प्रदीप जी जरा उनसे भी सवाल जवाब कर लेते हैं। प्रदीप जी। जी जी। श्याम सलोनी जी, बड़ा हम लोग सोचते थे कि भाई अब अभी भी हम लोग कभी कहते हैं कि 2-3 चीज़ें हैं, आप ट्रैफिक में खड़े हो तो आप अपनी गाड़ी बंद कर लीजिए, पेट्रोल सेफ होगा भविष्य के लिए, लाइट्स को कम यूज़ करें, कई चीज़ें हैं। और उसी तरह के पानी को भी लेकर लोगों के मन में था कि भाई भविष्य में क्या होगा, उसके लिए योजनाएं लाई गई जल संरक्षण की। तमाम बार हम लोग सुनते रहे कि जल संरक्षण करा, नागालैंड का जिक्र किया, मेघालय का जिक्र किया अभी दीप्ति जी ने, और तमाम जगह का, जो हमारी संस्कृति की बात भी उन्होंने कुंड की बात कही। तो सारी चीज़ें हमारे पूर्वज करके गए, पूर्व में होता रहा कई 100 साल पहले तक, लेकिन कुछ चीज़ें तो कंटिन्यू हुई, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन चीज़ों को लगता है हम लोगों ने कहीं छोड़ दिया। अब जो चीज़ें लग गई हैं, हार्वेस्टिंग प्लांट वगैरह, तो उनकी देखरेख नहीं है। अधिकारी और जैसा भी बात की प्रदीप सारंग जी ने, जनता के बीच तालमेल ही नहीं बन पा रहा है कि उनकी बात सुने। कोई वर्कशॉप नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं, ऐसी योजनाओं का। प्रदीप माफ करेगा, श्याम जी। विशाल जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे मित्रों को राधे राधे। देखिए विशाल जी, दीप्ति जी ने जो बात कही वो लगभग बहुत सटीक और बहुत सुंदर बात कही। विरासत में हमको हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है और शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को वो देख करके नहीं जा पाते। हमारे प्रदीप साहब ने भी बातें कही, लेकिन मैं 1-2 बात से सहमत नहीं हूँ, जिसमें जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन का गैप जो बता रहे हैं।
देखिए सरकार कितना जल संरक्षण के लिए, जल संचय के लिए कितना जागरूक कर रही है। 3-4 माध्यम जो मुख्य होते हैं वो सरकार उसको अपना रही है। आपको टीवी के माध्यम से, घर घर में टीवी है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी सरकार प्रचार करती है। सरकार ग्रामीण महिलाओं से वेशभूषा बुला करके उस तरीके से भाषा बोल करके भी करती है। दीवारों पर स्टार भी लगाए जाते हैं, जल ही जीवन है, वृक्ष बचाओ जल बचाओ, वृक्ष धरा की भूषण है, क्योंकि वृक्ष होगा तो जल भी होगा। वृक्ष और जल का बहुत गहरा नाता है। अखबारों में भी हम लोग देते हैं, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी है नासमझी, जानबूझ करके। आज माहौल कुछ ऐसा बन गया है विशाल जी कि हम अपने सुख के लिए सामने वाले का तिरस्कार करते हैं। जैसे मैं मेरे घर का मुखिया हूं, जब मैं ये देखता हूं कि मेरे खर्चों को सीमित कैसे करना है, मुझे बचाव कैसे करना है, बिल्कुल, तो पानी पर मैं ध्यान कम दूंगा, लेकिन मैं बिजली पर ध्यान ज्यादा देता हूं। पंखा तो नहीं चल रहा है, कहीं फालतू में बल्ब तो नहीं चल रहे हैं, एसी व्यर्थ तो नहीं चल रहा है, हम इस पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा कैश जा रहा है। पानी पर हमारा इतना ध्यान नहीं आ रहा है। पानी का एक बार समर लगा दिया और वो चल रहा है। आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, पानी खुला हुआ है। मैं घर में बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मैं ऑफिस में बोलता हूँ कि पानी नल खुला हुआ है। जब कोई 4 लोग हमारे आ गए ऑफिस में, बंदा चाय के ला रहा है, चाय के गिलास धो रहा है, तो पानी चल रहा है, वो भाई इसको बंद कर लो। मैं सबसे बोलता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हम इस पर कंट्रोल करें, घर घर में कंट्रोल करें। कुछ हमारे सामाजिक लोग, अच्छे मानसिकता के लोग भी हैं जो कभी कभी त्योहार पर ये अपील करते हैं कि भाई होली है, थोड़ा पानी कम कर दो। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनको ये बुरा लगता है कि भाई होली पे क्यों करें, आप अपनी ईद पर कर लो। कोई कहता है आप अपने उस पर कर लो। तो हम लोग आपस में बंटने की कोशिश करते हैं, इससे हमारा नुकसान होता है। हमको चाहिए कि सरकार वित्तीय सहायता दे रही है, आप समरसेबल लगा रहे हो, पानी का कोई स्रोत कर रहे हो, आप हार्वेस्टिंग के लिए पैसा नहीं है तो सरकार आपको दे रही है, सुविधा दे रही है। अब इसमें होना ये चाहिए कि जो सरकारी हमारे अधिकारी हैं जी, उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। डीएम हो, सीडीओ हो, बीडीओ हो, जो भी जिस लेवल का है वो जिम्मेदारी तय करेगा। अपने ऑफिस में एक अधीनस्थ, उसको जिम्मेदारी दी जाए कि आप देखिए कि हमारे हार्वेस्टिंग पाइप कहाँ लगे और उसमें क्या कमी है, उसको ठीक करिए। अगर वो कहीं कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपको रोकूंगा। हमारे साथ सुशील चौधरी जुड़ चुके हैं मथुरा से। सुशील, अगर बात करें, आज राजीव भवन आप गए, जहाँ पर बीडीओ साहब खुद बैठे थे और वहाँ पर ही ये सब जो व्यवस्थाएं थी वो सब खराब है। हम देख रहे हैं कितनी अच्छी बारिश मथुरा वृंदावन में हो रही है, लेकिन सब पानी व्यर्थ है, कोई उनका संरक्षण नहीं है। सुशील, अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात को पूरा करें। जी, मैं आपको बता दूं कि 4 साल पहले एक योजना आई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जिसमें था कि जो सरकारी भवन है, जैसे सरकारी बिल्डिंग है, डीएम ऑफिस हुई, राजीव भवन हुआ, गेस्ट हाउस हुए, सरकारी स्कूल हुए, उन्हें एक योजना थी कि उनका जो बरसात का छत का जो पानी आता है उसको हम एक टैंक बनाए हुए थे, उसमें क्या है सेव करें जिससे वो जमीन में जाए। जिस तरीके से जो काफी बोलो, जिसमें क्या है जो पानी है जिसका जल स्तर बहुत देखते हुए जिस तरीके से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो सरकार की योजना थी उसको कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से करोड़ों रुपए का जो बजट है वह इस योजना को बनाने के लिए, जो हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो योजना थी उसको बनाने के लिए गवर्नमेंट से आता है, लेकिन जो अधिकारी आला अधिकारी हैं वह इसको कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। केनीज की टीम जब सर्वे करने के लिए पहुंची तो देखा गया कि जो सरकारी भवन है उन पर जो बारिश का पानी है वह खुले में ही बह रहा है। जिसके बाद हम सीडीओ साहब के पास पहुंचे तो हमने उनसे सवाल किए कि सर आपने अभी तक कितने सरकारी भवनों पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्लांट है वो बनाया है, तो उन्होंने क्या है बात को घुमाते हुए नजर आए। तो हमने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि अभी हमने जो विभाग हैं उनको जिम्मेदारी दे दी है जो कि इस जो
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सुविधा है उसको बनाया जाए और जो प्लांट है वो बनाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी तक यह नहीं बनाए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी डीएम साहब और सीडीओ साहब की होती है, जिन्होंने अभी तक जो सरकारी भवन है उन पर जाके किसी भी जगह अगर हम बात करें तो कोई भी 5 जगह नहीं बता पाए सीडीओ साहब जहाँ पे ये व्यवस्था की गई हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सरकारी आला अधिकारी हैं वह इसको पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं जो सीडीओ साहब की वाइट है उसमें भी वह घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। वह 1-2 जगह का नाम नहीं बता पाए जहाँ पे उन्होंने इस योजना को बनाया गया हो। उनका कहना था कि हमने जो विभाग हैं उनको जिम्मेदारियां दे दी हैं कि वह इस योजना को जगह जगह जो सरकारी भवन है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा की जाए। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो अभी तक सीडीओ साहब ने कोई भी कहीं भी जाके निरीक्षण नहीं किया है। तो हाँ, बिल्कुल निरीक्षण नहीं, लेकिन सब हवा हवाई बातें हैं। बिल्कुल हवा हवाई बातें। सुशील बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अक्षय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अजीत सुमन जी जुड़ चुके हैं, जिला प्रदूषण अधिकारी हैं। अजीत जी, प्रदूषण को लेकर भी देखिए सारी चीज़ें इसी से हैं। प्रदूषण से आप मान लीजिए नदियों को नुकसान है, वो किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, लगातार हर जिले में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए एक बड़ी बड़ी बातें होती ज़रूर है, अधिकारी प्रयास भी करते हैं, लेकिन आम जनता और अधिकारियों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसमें सारी चीज़ें उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं। अजीत जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए बेसिक चीज़ क्या है, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है और स्पेशली ऐसे इंडस्ट्री जो कि ज़्यादा वाटर कंज्यूम कर रही थी और पॉल्यूटिंग नेचर का वाटर, तो उनको हम लोगों ने क्या किया है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे ले आए हैं। जैसे पेपर मिले हैं कानपुर देहात में, हमारी कुछ ऐसी टेनरीज हैं, बड़ी टेनरीज हैं जो कि रॉ हाइट से फिनिश्ड लेदर बनाती हैं। और ये फैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं कि उनके यहाँ इस तरह के ट्रीटमेंट सिस्टम लगवाए गए कि आफ्टर ट्रीटमेंट वो पूरा का पूरा पानी रिसाइकिल कर रही है। जो छोटी यूनिटें, एक्चुअली जो रिसाइकलिंग का कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लांट होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हर यूनिट इसको बियर नहीं कर पाती है। फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि इस लेवल तक तो आप चले जाओ कि जो आपका पानी है वेस्ट वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट, उसको आप लोग गार्डनिंग में यूज कर लें, धुलाई उलाई में यूज कर लें, पी नहीं सकते आप, ये तो फैक्ट है। तो ऐसा नहीं, इस पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और इंडस्ट्री को, जबकि जेडएलटी के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, कुछ इंडस्ट्री के लिए, पेपर मिल के लिए है, डिस्टिलरी के लिए तो नॉर्म्स हैं, टेनरी के लिए ऐसा रूल नहीं, सिर्फ मोटिवेशन हम लोग का है ऐसा। और उन्होंने किया है। इवन ऐसे लोग हैं कि जिन कंपनी के प्लांट लगाए हैं उसी कंपनी को मेंटेनेंस भी दे दिया है। दूसरा, जो हमारे यहाँ, मैं शहर की बात करता हूं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि उनके चलाने की जिम्मेदारी जो हमारी है वो बेसिकली जल निगम की है। तो हम लोग टाइम टू टाइम विजिट भी करते हैं, अगर कुछ फॉल्ट मिलता है तो हम उनको नोटिस जारी करते हैं, टेलीफोनिक भी बात करते हैं कि ये आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन आप इसको ऐसे कर ले। तो पहले से काफी बेटर हुआ है। जो सीवेज वगैरह हैं, कुछ टोटल मिला के हमारे पास लगभग 16 सीवेज हैं, जिसमें से 11 सीवेज टैप्ड हैं। एक्चुअली सीवेज की टैपिंग क्यों की जाती है, क्वेश्चन ये रेज होता है, भाई क्यों हम सीवेज को रोकते, कहां ले जाएंगे पानी? सीवेज को रोक कर रेमेडिएशन का काम किया जाता है। आफ्टर रेमेडिएशन उस पानी को फ्लो कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो मेन चीज होती है डोमेस्टिक सीवेज में वो होता है फीकल कॉलीफॉर्म, जो कि हार्मफुल होता है। तो रेमेडिएशन में वो कॉलीफॉर्म हमारा विद इन लिमिट आता है। और एक है पार्शली में है, बाकी हमारे पास 4 ऐसे हैं जो कि अभी उनमें टैपिंग का काम नहीं हुआ। उसके लिए भी मैंने जल निगम को लेटर लिखा है, बोला भी कि इसको भी आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। जी ठीक है। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुभाषिनी खन्ना जी जुड़ चुके हैं, सुभाषिनी शिव हरे फाउंडेशन के एनजीओ हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान डॉक्टर ममतामयी प्रियदर्शनी जी हैं, जल विशेषज्ञ हैं। इन्हें लोग जल माँ के नाम से जानते हैं और भूजल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया। सबसे पहले तो मैं सुभाषिनी जी के पास ही चलूँगा। सुभाषिनी जी, आपका एनजीओ भी लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहता है और लोगों को अवेयर करता है। सुभाषिनी जी। जी अभी हम लोग, जैसे कि बात चल रही थी भूगर्भ जल संचयन की, तो ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट किए हैं, कानपुर के अंदर भी किए हैं। और अभी कानपुर में नून नदी का भी पुनर्जीवन वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका एक पैच का सफाई का काम भी हम लोग को मिला है। तो काम तो हम लोग इस तरीके के करते रहते हैं। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उससे भी हम सब लोग अवगत हैं। लेकिन
जब अगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गवर्नमेंट लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ काम नहीं करती। हर साल प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। क्या आपको नहीं पता कि प्लास्टिक पे पानी पीना, प्लास्टिक के कागज के कप पे पानी पीना कितना नुकसानदायक है? आपको पता है कि जब उसमें चाय डाली जाएगी तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे अंदर जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी सरलता के लिए, सुगमता के लिए हम लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये सब कितना नुकसानदायक है हमारे लिए। तो जब हम अपने लिए भूल चुके हैं तो हम धरती माँ के लिए, पानी के लिए, जल संचयन के लिए या क्लीन वाटर के लिए हम एफर्ट ही नहीं डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो अपने काम कर रही है, और क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एनजीओ में काम करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन गवर्नमेंट से मिलता है, सीडीओ मैम से मिलता है, डीएम सर से मिलता है, तो सहयोग सबसे मिल रहा है, तभी हम लोग आगे जाके काम कर पा रहे हैं। लेकिन हम एक एक को जाके नहीं समझा सकते कि घर में जो आरओ का वेस्ट वाटर निकल रहा है या दाल चावल धुलने के बाद जो पानी निकल रहा है उसको आप गमले में डाल दीजिए। तो ये अंदर से आने वाली बातें हैं। तो इसमें हर एक व्यक्ति को अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा, अपने घर से बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम एक बड़े रूप में जल संचयन कर सकते हैं। और रही बात ग्राउंड वाटर की, तो कानपुर के अंदर कितनी टैंकरीज है हम लोग सब अवगत है। बहुत रोक लगाने के बाद गवर्नमेंट में जो उनका एसटीपी प्लांट है वो लग गया पिक्चर्स के लिए, और जो धाराएं नदी पे जाती थी वो अब ग्राउंड वाटर में जा रही है, और सभी को पता है, सब चुप है। तो काम इस दिशा में होना चाहिए कि जो पानी हमारे घर से बाहर निकल रहा है, हमारी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है, वो हमारे मेन वाटर को ना खराब करे, हमारे ग्राउंड वाटर को ना खराब करे। उस दिशा में हमें काम करना है कि एटलीस्ट जो पानी साफ है उसको हम साफ कैसे रख पाए। बिल्कुल जी हमारे साथ जलमा ममता मई जी जुड़ी हुई है। मैम अब आप ही बता सकती हैं, क्योंकि हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं, जैसे बहुत अच्छी बात कही सुभाषिनी जी ने कि अब तो ग्राउंड लेवल पर जा रहा है तो सब लोग चुप हैं, लेकिन हो काम वही रहा है। और हम लोग लगातार पानी को लेकर, चाहे प्लास्टिक की बोतल हो, तो सीएम साहब खुद मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, मिट्टी के बर्तन में पानी को वो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर जल संरक्षण की बात हो रही होती है वहीं पर प्लास्टिक की बोतलों में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। बड़ी बड़ी मीटिंगों के ये हाल है। ममता मई जी। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो हमारे गेस्ट हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। अभी बरसात का टाइम आ रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग से लेके हम जल संचयन, जल संवर्धन और भूजल को कैसे बचाएं, इसके ऊपर बात हो रही है। और जहाँ जहाँ पे इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, वहाँ जाकर ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट्स आप लोग दे रहे हैं, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। और जहाँ तक, जैसे अभी आपने बताया कि हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पी रहे हैं, हम पानी को उस तरह से बचा नहीं रहे हैं और पानी को पॉल्यूशन में डाल रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसके लिए जैसे हम कहते हैं, आपने शुरू में कहा कि जलमा जब मैंने पुस्तक लिखी थी तो मेरा यही ध्येय था कि हम लोग कहें कि हम सिर्फ सरकार पे, अपनी सरकार जागरूकता फैला सकती है, लेकिन हम सब अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ सकते हैं। हम हर किसी को जल के संरक्षण के लिए आगे आना ही होगा। और अभी क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग की चर्चा चल रही है तो मैं अभी उसी पे बात करूंगी कि वाटर हार्वेस्टिंग पे, अगर जहाँ पे हमारी बरसात आ रही है तो हम कैसे अपने छत पे वाटर को बचाएं, वाटर को संरक्षित करें। भूजल जो हमारे पास है तो उसको कैसे संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए किनारे किनारे, सड़क के किनारे होल से परकोलेशन के थ्रू कैसे पानी जाए। वृक्ष लगाएं, जो वृक्ष लगे हुए हैं उसको बचा करके रखें। साथ ही साथ घर में जो छोटी छोटी हमारी जरूरतों का है, ग्रे वाटर हार्वेस्टिंग जिसको कह सकते हैं, उस पानी को जैसे आपने यूज किया और उसके बाद जो वेस्ट वाटर है उसको आप पर्सनल यूज में यूज करें। तो इन सब छोटी छोटी आदतों को सुधार करके हमें पानी को बचाना ही होगा। हम लोग कहते हैं कि पूर्वजों ने हमारे लिए नदियां छोड़ी थी, हम अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। और अगर आज नीति आयोग की मैं रिपोर्ट देख रही थी, उसमें कहा जा रहा है कि 21 शहरों तक
शायद 2030 में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जीरो डे के बारे में हम सब जानते हैं कि केप टाउन में और जीरो डे है, जहाँ पे पानी को यूज करने के लिए लिमिटेड ज्यादा यूज करेंगे तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। तो हम भारत नदियों का देश रहा है, इतने सारे हमारे यहाँ नदियां रही है। एक सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है और अभी कितनी भी नदियां इतनी प्रदूषित है। अगर हम लोग आज, जैसे आपने वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी, अगर हम जल को भूगर्भ जो हम भूजल जो है उसको प्रॉपरली संरक्षित नहीं करेंगे, संवर्धन नहीं करेंगे, तो इतनी त्रासदी हो रही है। हम सब देख रहे हैं, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं सूखा है, तो कहीं बाढ़ आ रहा है। तो इन सब से संभलने की जरूरत है। और सरकार को तो सरकार को आप लोगों के माध्यम से और नीति निर्धारकों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के जो जागरूकता अभियान है इसको कानून में भी बदले। जैसे पानी पंचायत हो, एक जलवायु डिसिप्लिन हो, जहाँ पे सूखा है वहां पे पानी बचाने को नियम बनाया जाए और उनको सिखाया जाए कि यहाँ पे ऐसे पानी बचाना है। खेत है, खेत के बीच में कहीं गड्ढा किया जाए कि वहां पे लोग किसान पानी बचाएं। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर के लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो वहां पे जैसे अभी मैं सुन रही थी कि जहां पानी ठीक ठाक भी है वहां पे हम पानी वेस्टेज की बजाय ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, जिसमें पानी का वेस्टेज बिल्कुल ना हो। पानी की जहां जरूरत है वहीं पे आरओ प्लांट्स और ये लगाए जाए, जिससे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जहां पे जरूरत हो, अदरवाइज प्यूरिफायर्स का यूज किया जाए। तो इस तरह की चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जागरूकता जैसे आप लोग मीडिया फैला रही है, लोगों को इसके बारे में सरकार की तरफ से अवेयर कराना होगा और इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा जी। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है क्या ना मैम, कि अगर आप थोड़ा सा प्रेशराइज करके लोगों को नहीं कहेंगे तो फिर वही घूम फिर गया, हमसे किसी ने थोड़ी कहा, हम क्यों करें। ये भी एक चीज़ है। अभी दीप्ति जी भी उसी चीज़ को, हम और दीप्ति जब आप नहीं उस के जुड़ने से पहले दीप्ति शर्मा ने भी यही कहा था कि हमने कई चीज़ें अपने पूर्वजों से ली, लेकिन उनमें मुख्य बातें जो थी जिनको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो चीज़ें ली ही नहीं गई। प्रदीप सारंग जी कुछ कहना चाह रहे थे। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी आ गई आवाज? जी आ गई। मैं दो पॉइंट विशेष कर बताना चाहता हूँ। एक तो वाटर हार्वेस्टिंग है और दूसरा वाटर रिचार्जिंग है। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि वर्षा जल हम संरक्षित करें, उसे कलेक्ट करें ताकि रीयूज कर सकें, ये हार्वेस्टिंग होती। रिचार्जिंग ये है कि जो अभी भाई कह रहे थे कि जमीन के अंदर जो वर्षा जल है या और जल है, जमीन के अंदर सीधे रिबोर करके भेज दिया जाए। तो वाटर रिचार्जिंग और वाटर हार्वेस्टिंग एक बात। दूसरा ये कि आपको ये बताते चलें, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। जी। दूसरा, इस पूरे आज जो मुद्दा आपने उठाया है के न्यूज ने, इसको अगर 3 पार्ट में बांट लें तो बहुत आसान है। देखिए, एक तो जनता का पार्ट है कि जनता इस मुद्दे पर, जल संरक्षण पर क्या कर रही है, उसके क्या ड्यूटीज हैं और कितना कर रही है, कितना नहीं कर पा रही, अवेयर है नहीं अवेयर है। दूसरा, जो व्यावसायिक पक्ष है, विशेषकर जो पानी का खर्च कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े आरओ वाले हों, बॉटलिंग वाले हों, पैकेजिंग वाले हों, इसके अलावा जो मोटर की धुलाई करते हैं गाड़ियों की, कि जितना जरूरत उससे ज्यादा पाइप लगातार पानी चलता ही रहता है। तीसरा, इसी में एक चीज और कि सरकार का एक नियम आया था कि अब शहर के नगरीय क्षेत्रों में कोई भी बोरिंग करने के पहले लाइसेंस लेना होगा, सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब देखिए, अब जो तीसरा हिस्सा आता है सरकार का, प्रशासन का, कि प्रशासन समन कितना कर रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि जनता स्वयं जागरूक हो जाएगी या हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए, तो फिर सरकार का काम क्या है? फिर विभाग क्यों बना है? विभाग तो इसलिए बना है कि वो जो बना है कानून उसको इम्प्लीमेंट कराए, जो दुरुपयोग कर रहे हैं उसको समित करे, दंडित करे, पनिश करे। आज आप आंकड़ा देख लीजिए, किसी जिले में कोई पनिशमेंट नहीं है, चाहे जो रिबोर करा ले, चाहे बोरिंग करा ले, पानी लगातार बर्बाद करे, कोई इसका कानून नहीं है तो उसका पालन नहीं हो रहा। तो मेरा आशय ये था इस मुद्दे पर कि जो शासन का हिस्सा है, सरकार का पार्ट है, वो पूरा जरूरी होना चाहिए, उसी पे हमारी निगरानी हो। जनता को अवेयर करना चाहिए, होना चाहिए। एनजीओ जैसे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम एनजीओ कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाराबंकी में भी एनजीओ है, जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस है। तो ये मेरा कहना था कि किसी जिले में कोई आंकड़ा नहीं होगा कि जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रदूषण करने वालों को तो पनिश किया जा रहा है,
नमामि गंगे के तहत, लेकिन जो जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून लागू नहीं है। ये मेरा कहना था। जी भाई। चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा दीप्ति शर्मा से, फिर डिबेट को क्लोज करता हूँ। दीप्ति जी फाइनल कमेंट। हाँ जी, मैंने सभी पैनलिस्ट की बातों को बड़े ध्यान से सुना और लगभग सभी अपने अपने जगह अपने विचार जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही हैं। कुछ चीजें मैं जोड़ना चाहूंगी सबकी बातचीत सुनने के बाद, जैसे श्याम जी ने, प्रदीप जी ने भी बताया और जलमा भी हमारे साथ है। चूंकि मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ एक आयाम होता है हरित घर का, जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं, बताते हैं कि हरित घर में क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें ये भी आता है कि जल का जितना भी आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं वो करना चाहिए। वो एक अच्छी गृहिणी या मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छे सदस्य की निशानी है। दूसरा, जितने भी हमारी ग्रीन एनर्जीज है उसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। हमको जितना हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए। तो बचत करना मुझे लगता है एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। उसके अलावा एक विकल्प और है, जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पेनाल्टी, फाइन देना पड़ता है। तो मुझे अपने कुछ जो अनुभव रहे हैं एक अवेयरनेस फैलाने के दौरान, लोगों का व्यवहार देखने के दौरान, कि कुछ जल मंत्रालय को या प्रशासन को इस तरह की भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेने चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जल व्यर्थ करता हुआ पाया जाएगा तो उसके ऊपर फाइन हो, और वो फाइन लेना भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब कुछ चीजें हैं शठे शाठ्यम समाचरेत, कि जैसे जिसकी बुद्धि होती है वैसा करना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई कठोर शासन करना चाहते हैं, इसलिए है कि भविष्य में हम बच्चों को अच्छी जलवायु, अच्छा वातावरण और जल जो जीवन के लिए जरूरी है, जिसके लिए बड़े सारे नारे होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, घर घर जल, और भी बहुत सारी कहावतें या पंक्तियां बनी हुई हैं, उसको सार्थक करना होगा। क्योंकि एक चीज और जो मैंने नोटिस की है, ये जो हम करते हैं ना काम पर्यावरण प्रदूषण का और पानी वेस्ट करने का और कुछ भी, ये सिर्फ एक मानव जाति इकलौती है जो इस तरह का कार्य करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पे जितना हमारा हक है, जितना हमारा अधिकार है, उतना अन्य जीवों का भी है। तो अपने हिस्से का तो हम गवा ही रहे हैं, जो उन बेचारों के हिस्सों का है वो भी हम उनसे कहीं ना कहीं छीन बिल्कुल। मैं समय की बात होता है, मैं माफी चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस गंभीर चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जल बचाओ, भविष्य रोशन करो। के न्यूज़ भी अपील आपसे करता है कि जल को जितना आप संरक्षित कर सके करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी हमें जो हमें मिला है वो देना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।